पहले राघव चड्ढा और अब तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज दोनों ने अपनी अपनी पार्टी से नाता तोड़ दिया है और बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखेंगे कि राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे क्यों नहीं लगा, उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया। और साथ में यहां पे टीएमसी के 20 जो यहां पे सांसद हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी चेंज करी है, बट कहीं ना कहीं उन पे भी यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोविजन क्या है, क्या इसमें लूप होल्स हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे जो मेन कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट होती है टीएमसी और राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा ने देखो कुछ टाइम पहले यहां पे आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, और इनको भी यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। और अभी टीएमसी के जो 20 एमपीज हैं उन्होंने भी यहां पे दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने ज्वाइन करी है। अभी देखो इनको भी यहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका आंसर हमको मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो चलो देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो देखो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे एंटी डिफेक्शन की कोई भी बात नहीं होती है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। देखो यहां पे क्या हुआ ना कि जो यहां पे एमपीज हुआ करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई कांग्रेस का एमपी है तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में उसको यहां पे कुछ मनी ऑफर कर दी गई दूसरे पार्टी के द्वारा, तो वो जनरली क्या कर लेता था कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेता था। तो देखो ये तो एक तरीके से जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने तो कांग्रेस को इलेक्ट करके भेजा है, बट अगर पार्लियामेंट में अंदर जाके कोई यहां पे बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ये तो जनता के साथ धोखा हो गया। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे ऊपर होती है, उन्हीं की बात यहां पे मानी जानी चाहिए। तो देखो यहां पे एक इंसिडेंट होता है पर्टिकुलरली हरियाणा में। हरियाणा के एक एमएलए होते हैं जिनका नाम था गयालाल, वो एक दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल देते हैं। तो देखो अगर एक पर्सन यहां पे भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहा है ना, तो उससे नुकसान क्या होगा। देखो एक पर्सन से भी यहां पे सरकार गिर सकती है, डिस्टेबलाइज हो सकती है यहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी और यहां पे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट भी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना था और डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना था, तो ये एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस टाइम पे पर्टिकुलरली इस इंसिडेंट से एक स्लोगन आया इंडियन पॉलिटिक्स में जिसको बोला जाता है आया राम और गया राम, ठीक है। तो ये आपने सुना होगी कहावत जरूर, और ये जो कहावत है वो इन्हीं एमपी के लिए बनी है, एमएलए के लिए बनी है, सॉरी। इन्होंने एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी यहां पे चेंज कर ली थी, ठीक है। चलो जी, तो देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, बट इसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत। और ये किसकी गवर्नमेंट में हुआ, देखो यहां पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट में ये किया गया, ताकि यहां पे जो लोग हैं वो अपनी पार्टी को डिफेक्ट करके किसी और पार्टी में ना चले जाए। और देखो इस अमेंडमेंट ने एक यहां पे शेड्यूल ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल। तो ये भी याद रखना कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करा गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ठीक है। तो चलो इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि किन किन लोगों को यहां पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। देखो पहली कंडीशन है यहां पे, अगर कोई वॉलेंटियरली अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल कोई बीजेपी की टिकट से आया है और बीजेपी को वो छोड़ देता है, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई बीजेपी का एमपी है और उसने पार्टी छोड़ दी तो उसकी सीट भी यहां पे रद्द हो जाएगी, उसको दोबारा से यहां पे इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। सेकंड है यहां पे वॉयलेशन ऑफ विप। देखो विप क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, विप हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप अपॉइंट करती है, और विप का काम होता है जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, यानी पार्टी के जो एमपीज हो गए या एमएलओज हो गए, उनको डिसिप्लिन में रखना। फॉर एग्जाम्पल कल वोटिंग होने वाली है एक इंपॉर्टेंट बिल पे, तो आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हो तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो विप जारी करेगा कि भाई कल सब प्रेजेंट होने चाहिए, और इस पर्टिकुलर इशू में हमने हमारा ये स्टैंड है, और इस पर्टिकुलर चीज के तहत यहां पे वोट किया जाएगा, इस पर्टिकुलर इशू में ऐसे वोट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज वायलेट करता है कोई एमपी, है ना, तो उसकी सदस्यता यहां पे रद्द हो जाएगी। अगर विप की बात को यहां पे नहीं माना गया
तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, देखो अगर आप ऐसा कुछ कर भी लो, विप की डायरेक्शन के अगेंस्ट चले जाओ, तो यहां पे देखो एक्शन इज कंडोन्ड ओनली इफ द पार्टी फॉरगिव्स विद इन 15 डेज। ठीक है, तो अगर पार्टी 15 दिन के अंदर आपको माफ कर देती है, अगर आप नहीं भी मानते हो विप का कहा, तो भी यहां पे क्या किया जाएगा, तो यहां पे आपको बख्श दिया जा सकता है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, अदरवाइज आपको यहां पे डिस्क्वालीफाई जरूर कर दिया जाएगा। चलो अगला देखो है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, यानी किसी भी पार्टी का वो नहीं था, वो यहां पे इलेक्ट हुआ और उसने यहां पे कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट होके यहां पे बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। क्यों ये प्रोविजन है? देखो ये प्रोविजन इसलिए किया गया बिकॉज देखो यहां पे जो वोटर्स थे उनके पास ऑप्शंस पहले ही थे, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया होगा, कांग्रेस ने भी खड़ा किया होगा, तो उन दोनों को ना चुनते हुए यहां पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुना है जनता ने। और अगर वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंदर जाके बीजेपी या कांग्रेस कोई ज्वाइन कर लेता है पार्टी, तो ये तो जनता के साथ यहां पे चीटिंग हो गई, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी ऑप्शन था बीजेपी कांग्रेस का, तो बेसिकली जनता यहां पे बीजेपी कांग्रेस को नहीं चुनना चाहती थी, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भेजा है। अगर वो ऐसा कर ले कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। इसके अलावा देखो आप यहां पे देखते होंगे कि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है बेस्ड ऑन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो इन स्ट्रीम से यहां पे नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर देखो ये मेंबर्स विद इन 6 मंथ्स कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। अगर 6 महीने बाद ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, 6 महीने बीत जाने के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो यहां पे इनकी सदस्यता जो होगी वो रद्द हो जाएगी अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो ये जो राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं, वो यहां पे डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए, इसका आंसर मिलता है यहां पे मर्जर के क्लॉज में। देखो यहां पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था पहले, उसके तहत देखो यहां पे क्या बोला गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर किसी और पार्टी में मिल जाते हैं, तो यहां पे क्या किया जाएगा, तो उन पे डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल नहीं लगेगा, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे नहीं लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो यही किया राघव चड्ढा ने भी, है ना, और यहां पे जो तृणमूल कांग्रेस के एमपीज हैं उन्होंने भी यही करा। वो देखो अकेले नहीं गए, फॉर एग्जांपल अगर मैं राघव चड्ढा की बात करूं, तो यहां पे राघव चड्ढा के टोटल, राघव चड्ढा बेसिकली आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपके यहां पे राज्यसभा में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर्स थे। 10 में से यहां पे राघव चड्ढा अपने साथ 7 मेंबर्स को लेके गए। अगर हम 10 का 2/3 करें, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो ये नंबर है इससे कम ही आता है, तो 7 मेंबर्स अगर जाते हैं, 2/3 मेंबर्स अगर जाते हैं, तो उसको यहां पे एक्सक्लूड किया गया है, उसको वो ये एक एक्सेप्शन है। अगर इतने मेंबर्स जाते हैं तो इसको मर्जर कहा जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के लिए भी नहीं लगा और राघव चड्ढा के लिए भी नहीं लगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बिकॉज 2/3 मेंबर्स एक पार्टी के एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी मेजॉरिटी मेंबर्स उस पार्टी के साथ अब एसोसिएट नहीं करते हैं। अगर ये लोग किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, इसका अल्टीमेट डिसीजन किसका होता है, फाइनल डिसीजन किसका होता है? तो यहां पे याद रखने वाली बात है कि इस केस में स्पीकर और चेयरपर्सन फैसला लेते हैं। लोकसभा के केस में स्पीकर यहां पे फैसला लेते हैं इन केस ऑफ लोकसभा, एंड राज्यसभा के केस में यहां पे जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका फैसला लेते हैं। ठीक है, चलो तो फाइनल डिसीजन किनका होता है? इन्हीं का होता है कि कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कि नहीं हुआ। देखो अगर मान लो आप एमपी थे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया स्पीकर ने, तो क्या आप स्पीकर के डिसीजन को कहीं चैलेंज कर सकते हो? यस, आप चैलेंज कर सकते हो। यही केस देखो यहां पे कोहितो होलोहन केस 1992 में यहां पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट स्पीकर एक्ट एज अ ट्राइब्यूनल व्हाइल द डिसीजन इज इनिशियल इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कोहितो केस में यह बोला गया कि स्पीकर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशरी अगर यहां पे फाइंड करे कि जो स्पीकर है उसने आर्बिट्ररीली ये डिसीजन लिया है, मनमाने तरीके से डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन को यहां पे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो ये चीज यहां पे याद रखनी है।
फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी जो होगी वो स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन होंगे। तो देखो यहाँ पे एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि जो 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे स्प्लिट को भी अलाउ करता था। स्प्लिट का मतलब है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर किसी अलग पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे तो ये भी पहले क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था, इन पे भी यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। देखो 1/3 इज रिलेटिवली अ स्मॉल नंबर, तो ये जो क्लॉज था उसको यहां पे खत्म कर दिया गया बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्प्लिट के प्रोविजन को यहां पे खत्म कर दिया गया। अब यहां पे सिर्फ एक ही चीज अलाउड है, वो है मर्जर, और मर्जर के लिए कितने लोगों का जुड़ना जरूरी है, 2/3, है ना। तो 2/3 लोग अगर यहां पे जुड़ेंगे तभी यहां पे क्या माना जाएगा, तभी यहां पे मर्जर माना जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे नहीं लगेगा। बेसिकली पहले स्प्लिट को प्रोटेक्ट किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, बट अब इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, चलो तो देखो यहां पे एक चीज और है कि जो मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है, कोई भी यहां पे रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल ऑफिस यहां पे वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, उससे भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई यहां पे मिनिस्टर है, मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, कल की डेट को वो उनको उन पे डिफेक्शन लग जाए तो उनकी सदस्यता भी जाएगी और मिनिस्टर जो वो थे वो मिनिस्ट्री भी उनके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पे एक चीज आपको है वो याद रखनी है। तो चलो अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स यहां पे क्या है। देखो फर्स्ट है एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई यहां पे ये एंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी रहे। फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छा खासा मैंडेट उसके पास है, बट ऑपोजिशन वाले अगर लालच देके कुछ मेंबर्स को अपने पास ला देते, है ना, और यहां पे जो सरकार है वो गिर जाती, तो कहीं ना कहीं एक जो स्टेबल गवर्नमेंट थी वो यहां पे गिर जाती है ना, सरकार गिर सकती थी। तो उसके लिए ये बढ़िया है, यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी इस एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से। सेकंड है देखो यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन को ये कम करता है। हॉर्स ट्रेडिंग देखो यहां पे एक टर्म है, ये कब यूज होती है, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन हार गई है, ठीक है, इलेक्शन हार गई, उसके पास इतने ज्यादा यहाँ पे एमपीज नहीं है लोकसभा में। अब अगर वो लोकसभा में जाके दूसरी पार्टीज के लोगों को जो इलेक्ट होके आए हैं एमपीज, उनको यहाँ पे लालच देके पैसा देके अपनी तरफ को करना चाहे तो वो भी चीज इस जो लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ इससे बच जाएगी, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बिकॉज अगर ऐसा करके वो लोग उनके पास आ भी जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थर्ड है देखो यहाँ पे स्ट्रेंथन पार्टी सिस्टम एंड डिसिप्लिन, तो एक तरीके से पार्टी जो सिस्टम है उसको डिसिप्लिन, पार्टी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और उसके मेंबर्स में डिसिप्लिन लाने का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे विप की जो यहाँ पे बात होती है वो सभी पार्टी मेंबर्स को माननी पड़ती है। बट देखो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला है कि ये देखो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ लेजिस्लेटर्स को। जो यहाँ पे लेजिस्लेटर्स हैं जैसे एमपीज हैं, अगर वो किसी मैटर से एग्री नहीं करते हैं अपनी पार्टी के, फिर भी उनको पार्टी का साथ देना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो उनपे क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। इसीलिए देखो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं कर्टेल करने का ये काम करता है। सेकंड है स्पीकर जो है देखो यहाँ पे जो है वो रूलिंग पार्टी से आएगा और यहाँ पे इसी का ही डिसीजन फाइनल भी होता है, तो कहीं ना कहीं इसका बायस हो सकता है टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। तो ये भी एक चीज है जो यहाँ पे हमारे को समझनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो हमने देखी यहां पे कि ये देखो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, इसीलिए वो डिफेक्ट नहीं करते हैं। वो इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे कि यहां पे मास डिफेक्शन होती है, सिंगल पर्सन तो नहीं डिफेक्ट करेगा बट मास डिफेक्शन होगी जब 2/3 लोग किसी और पार्टी में जुड़ेंगे, तब देखो यहां पे एक तरीके से मास डिफेक्शन हो गई, तो उसको ये कहीं ना कहीं कवर नहीं करता है। तो ये इसका एक लूप होल है, जैसे कि अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी में ऐसा हुआ और यहां पे तृणमूल कांग्रेस में भी यही सेम चीज हुई। तो देखो आज के लिए इतना ही, आज हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को डिटेल में डिस्कस करा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।